हेलो और वेलकम एक नई क्लास में। आज हम राजनीति शास्त्र वैकल्पिक विषय के रूप में हम पेपर 2 के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की श्रेणी में प्रकारात्मक सिद्धांत की बात कर रहे हैं। तो प्रकारात्मक सिद्धांत का जो जन्म हुआ वह जन्म लगभग 1945 के बाद हुआ। 1945 के बाद हुआ क्योंकि परिस्थितियां बदल गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध में जो बड़ी शक्तियां थीं उनका लगातार पतन हो, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, इनका पतन हो गया। अमेरिका जैसे महाशक्ति का उदय हो गया। ऐसे में एक यथार्थवादी जो थे, जो कि राज्य को केवल और केवल यथार्थ के रूप में देखते थे और शक्ति के द्वारा संचालित देखते थे, यहाँ पे एक समस्या आ गई। क्या समस्या आ गई कि अब दुनिया में एक लोकतांत्रिक राजनीति का दौर चला, जहां पे जनता से जनता के द्वारा जनता के द्वारा जनता के लिए शासन को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाने लगा। और साथ ही साथ में धीरे धीरे अब कोऑपरेशन का लेवल देशों के बीच में बढ़ता गया। जब एमएनसीज आई, तकनीकी आई, तो इन लोगों का बहुत सारी चीज़ों को लेकर के बातें बढ़ी। उनमें सहयोग बढ़ने की बात हुई, उनमें आपस में किस प्रकार से आगे बढ़े, कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पे दो देश मिलकर साथ काम कर सकते हैं। जैसे जिन मुद्दों पर इंडिया और इजराइल मिलकर काम कर सकता है, उन मुद्दों पर इंडिया और यूएई मिलकर नहीं कर सकते, और जिन मुद्दों पर यूएई के साथ हमारा संबंध हो सकता है, उन मुद्दों पर इजराइल के साथ हम नहीं जा सकते। उसी प्रकार आसियान जो देश हैं उनके साथ जो हमारी स्थिति है, वैसे ही स्थिति हम कहीं और नहीं देख सकते। ठीक है, तो यहां पे संघर्ष नहीं, यहां पे राज्यों के मध्य परस्पर सहयोग और उन सहयोग को भी बहुत विशेषज्ञता पूर्वक जानने के लिए जो एक नए सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ, जिसको कहते हैं प्रकार्यवाद, जिसके प्रमुख विशेषज्ञ हैं डेविड मिटुनी। ठीक है, और जब हम तकनीक की विशेषज्ञता, परिवहन, संचार, वित्त जैसे समस्याओं का सामना कर रहे हैं, और आज के दौर में जो मंदी है, 1929 के बाद से जो मंदी है, जो तेजी है, जो आर्थिक संरचना है, एक देश की आर्थिक संरचना बहुत सारे देशों की आर्थिक संरचना कैसे पूरे विश्व को प्रभावित कर रही है, तो इन सभी देशों के लिए परस्पर संबंध बनाना, उस पर काम करना जिससे परस्पर लाभ हो, तकनीक का सहयोग हो, आर्थिक सहयोग का विस्तार हो, और जिन सभी के परिणाम स्वरूप नागरिकों के कल्याण का विस्तार हो। ठीक है, और जो देश है वो किसी एक नागरिक या नागरिकों के किसी एक भाग के लिए नहीं, अब जो दुनिया है वो इस प्रकार हो कि वहां पे वैश्विकवाद यानी विश्व के जो सहयोग हैं और सब जो है मुद्दे हैं, उन पर दुनिया के कल्याण की बात की जा रही, केवल अपने नागरिकों के सहयोग की बात नहीं की जा रही है। जहां पे आप देखेंगे, यहाँ आप आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि यह तकनीकी विशेषज्ञ परिवहन, संचार, वित्त जैसे प्रकारात्मक क्षेत्रों में विद्यमान साझी समस्याओं का समाधान करेंगे और पारस्परिक लाभ के परिणाम स्वरूप राज्यों के मध्य तकनीकी और आर्थिक सहयोग का विस्तार होगा एवं नागरिक कल्याण में वृद्धि होगी। परिणाम स्वरूप नागरिकों की निष्ठा राज्य के बजाय अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रति होगी तथा आर्थिक अंतर्निर्भरता के परिणाम स्वरूप राजनीति का एकीकरण होगा। फलतः एक विश्व शांति प्रभावी होगी। इसका मतलब ये है कि जो विश्व शांति की व्यवस्था है ये तभी हो सकती है जब दुनिया के लोगों के अंदर, जैसे अगर किसी समाज में हम सभी लोग जो समाज के अंग हैं उस समाज के लिए सोचें,
वैसे ही एक राष्ट्र के अंदर जितने लोग हैं उस राष्ट्र के बारे में सोचे, उसी तरह इस विश्व में जितने लोग हैं वो विश्व के सभी लोगों के कल्याण के बारे में अगर सोचेंगे तो शायद एक शांतिपूर्ण और बेहतर विश्व की स्थापना हो जाएगी। ठीक है, तो आगे जो आप नोट्स में देख पाएंगे, तो जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है उनके लिए कुछ परिस्थितियां जरूरी हैं, यानी कुछ चीज़ें ऐसी हों तभी वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के माध्यम से एक बेहतर विश्व की स्थापना हो पाएगी। सबसे पहले तो विधि का शासन और जो है संविधान, ठीक है, कानून के समक्ष सब क्या हो, समान हो। दूसरा, संचार के बेहतर साधन हो, जो कि जो दुनिया उससे जुड़ सके एक जगह से और एक जगह पूरी दुनिया से, जिसको हमने आज के डेट में जो संकल्पना दी है जिसे कहते हैं वैश्विक गांव। ठीक है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था हो जिसमें लोगों के पास अधिकार हो, नागरिकों के पास प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, ये बेसिकली जो शुरू के लोग आए प्रकार्यात्मक में, वो कुछ इस तरह प्रकार्यात्मक को समझाते हैं। लेकिन अर्नेस्ट हॉस ने एक नए प्रकार्यात्मक सिद्धांत का जन्म दिया। ये लगभग 1990 के आसपास जब यूरोपियन यूनियन बन गया तब ये आते हैं और कहते हैं कि पूरे विश्व का एक क्षेत्रीय एकीकरण होना चाहिए, यानी देश नहीं क्षेत्रों का एकीकरण होना चाहिए। जिससे क्या होगा, जब व्यापार वाणिज्य बढ़ेगा, लोगों के बीच में एसिमुलेशन बढ़ेगा, जब लोग ज़्यादा व्यापार वाणिज्य करेंगे तब लोग युद्ध की तरफ अग्रसर नहीं होंगे। ठीक है, 1990 के दशक में एक तरफ जहां पे यूएसएसआर का विघटन हो रहा था, वहीं पे दूसरी ओर बहुत सारे ऐसे संगठन जो कि वैश्विकरणवाद को बढ़ावा दे रहे थे, उनका जन्म हो रहा था। ठीक है, अर्नेस्ट हॉस ने इसी संदर्भ में कहा, क्षेत्रीय आर्थिक संगठनों में संघर्ष की संभावना विद्यमान होती है क्योंकि संगठनों में सभी सदस्यों को समान लाभ नहीं होता, परंतु इस संदर्भों के समाधान के लिए उन्हें एक संरचनात्मक व्यवस्था के निर्माण पर बल देना चाहिए, जैसे यूरोपियन आर्थिक समुदाय ने विकास के दौरान किया। यूरोपियन इकोनॉमिक काउंसिल। यूरोपियन इकोनॉमिक काउंसिल क्या है? तो यूरोपियन यूनियन जब बना उससे पहले एक तो यूरोपीय क्षेत्र पहले बना था और यूरोपीय क्षेत्र को मिलकर एक व्यापार प्रेफरेंस एरिया उन्होंने अपने आप को डेवलप किया व्यापार प्रेफरेंस एरिया, ट्रेड प्रेफरेंस एरिया। और उसके बाद में सभी देशों के बीच में एक एफटीए हुआ, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और इसके बाद में उन्होंने एक यूरोपीय आर्थिक समुदाय बनाया। और जब कॉपरेशन का लेवल और ऊपर उठा तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पे मेन चीज़ होती है एक जगह से दूसरे का व्यापार करने में करेंसी लगातार हमें चेंज करनी होती है। तो चलिए एक काम करते हैं, एक कॉमन करेंसी को हम अपने पास रखते हैं और उसी करेंसी को हम आगे बढ़ाएंगे और उसी में सब लोग व्यापार करेंगे। आगे जो अब हम देख रहे हैं जटिल अंतर्निर्भरता, यानी प्रकार्यवाद क्या है? प्रकार्यवाद बेसिकली ये बताने की कोशिश करता है कि इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड विश्व के देश एक दूसरे से कैसे एकदम मिले हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ 1990 के दशक में रॉबर्ट कोहेन एवं जोसेफ नाई पावर एंड इंडिपेंडेंस नामक की पुस्तक लिखी, जिसमें एक सिद्धांत दिया जो कि जो है प्रकार्यात्मकवाद को आगे लेकर चलता है। और इस सिद्धांत को हम आत्मनिर्भरता का सिद्धांत, अंतर्निर्भरता का सिद्धांत कहते हैं। इसके कुछ महत्वपूर्ण गुण हैं। जैसे कि राज्यों के मध्य संबंध केवल राज्य सरकार के मध्य नहीं पाए थे बल्कि अनेक स्तर पर विद्यमान थे। जैसे
एक तो होता है, आप इंटरनेशनल रिलेशन देखो, एक तो G2G होता है यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, दूसरा होता है G2 MNC, गवर्नमेंट टू बहुराष्ट्रीय कंपनियां, तीसरा होता है G2P यानी गवर्नमेंट टू पब्लिक, और चौथा जो मैक्सिमम किसी देश के लिए बहुत उच्चतम स्थिति होती है वो ये होती है P2P यानी जनता से जनता का अगर संबंध बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि आज ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में ऐसा नहीं हो सकता है कि बहुत सारे सोशल मीडिया पे हमारे भी दोस्त हों, आपके भी दोस्त हों जो दुनिया के अनेक देशों में हों। तो आज जो राज्यों के मध्य संबंध है वो केवल, जैसे अभी भारत पाकिस्तान का संबंध हमने देख ही लिया सीमा हैदर के रूप में। ठीक है, तो राज्यों के जो संबंध हैं, राज्यों के मध्य संबंध अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का जो विकास हो रहा है जिसके अंतर्गत अनेक समूहों के मध्य राज्य बाहर स्थित है और उनके संबंध निर्मित हो रहे हैं। जटिल अंतर्निर्भरता, निम्न राजनीति, लो पॉलिटिक्स, या व्यापार क्षेत्र को उच्च राजनीति। ठीक है, सिंपल सी बात, ये जो सेंटेंस है इसमें ये कहना चाहते हैं कि आज के डेट में जो प्राथमिक है जिसके लिए हम अपना संबंध बनाते दुनिया में, सबसे पहला काम ये है कि हम चाहते हैं कि दुनिया में सरकारें, सरकार से सरकार नहीं, हमारा व्यापार और वाणिज्य बढ़े। हम व्यापार और वाणिज्य के लिए किसी से आज के दिन में संबंध बना रहे हैं। ठीक है, और आज व्यापार वाणिज्य के लिए जो संबंध हैं तो संभव है कि एक देश की कंपनी दूसरे देश में व्यापार कर रही हो, तीसरे देश में व्यापार कर रही हो और वो कंपनी ही उस देश के गवर्नमेंट से लाइजनिंग कर रही है। लाइजनिंग का मतलब उनसे बातचीत करना, वो सारी बातें कर रही हैं। और आगे जो है वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे UN हो गया, WTO हो गया, यूनेस्को हो गया। ठीक है, तो ऐसे जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन वाले जो हैं वे आज सुरक्षा के लिए, वे आज व्यापार के लिए, वे आज सद्भाव के लिए, वे आज कॉपरेशन के लिए, तो वो हर लेवल पे बात कर रहे हैं। जिससे क्या हो रहा है कि बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। बहुत सारे ऐसे NGOs हैं जो कि बहुराष्ट्रीय हैं, जिससे NGOs पूरे दुनिया में ऑपरेट कर रहे हैं। यानी सरकार तो अलग काम कर रही है, सरकार से क्या वो है, और ये निजी क्षेत्र अलग काम कर रहा है। अब कुछ वर्तमान के ऐसे विचारक हैं जो कि प्रकार्यवाद को आलोचित कर रहे हैं। ये कह रहे हैं एक तकनीकी मुद्दे जो हैं उनके मध्य कोई विभाजन नहीं हो सकता। जैसे कहाँ तक तो MNC है और कहाँ से सरकार है, यानी किन क्षेत्रों में MNC काम कर रही है और किन क्षेत्रों में सरकार, ये विभाजन सही नहीं है। हो सकता है कि भारत के गेल बेल कंपनियां जाके रशिया के किसी प्राइवेट कंपनी के साथ में या फिर किसी अन्य देश के प्राइवेट कंपनी के साथ लाइसेंसिंग करके वहाँ पे काम कर रही हो, या हो सकता है किसी देश की सरकारी कंपनी भारत में निजी क्षेत्र के साथ काम कर रही है, या फिर अलग अलग क्षेत्रों में जहाँ पे हम सामान्यतः सोचते हैं गवर्नमेंट काम कर रही है वहाँ पे निजी क्षेत्र काम कर रहा है। तो ये ठोस विभाजन तो संभव नहीं है। ठीक है, इसके अलावा आज के डेट में भी चाहे हम कितना भी ग्लोबलाइजेशन की बात कर लें, लेकिन जब हम बात करते हैं कि क्या दुनिया में सब लोग एक दूसरे से जुड़े ही हैं, क्या किसी प्रकार के संकट नहीं है, क्या सभी लोग व्यापार वाणिज्य पे ही हैं, क्या दुनिया में युद्ध, प्रतिस्पर्धा बढ़ना, ये सारी चीज़ें नहीं है, क्या युद्ध हो नहीं रहा है या युद्ध की संभावना नहीं है? ऐसा तो है नहीं।
तो एक तो इन्होंने कोई ऐसा तकनीकी कारण नहीं बताया जिससे ये सारी चीज़ें हो रही हों, और दूसरा इन्होंने संघर्ष कैसे हो रहे हैं और संघर्ष को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है, ऐसा कोई बात नहीं की। और जब हम देख रहे हैं कि लोकतंत्र होना चाहिए, लोगों के पास अधिकार होना चाहिए, लोग एक दूसरे के साथ, जनता के लिए जनता द्वारा जो है शासन होना चाहिए, यानी सब मिला के आप उदारवाद और लोकतंत्र की बात कर रहे हो, तो आप नई बात क्या कर रहे हो, ठीक है। और इन्हीं सब के आधार पे अनेक हमारे चिंतकों ने इसको क्रिटिसाइज करते हुए एक नया नव प्रकार्यवाद, ठीक है, की संकल्पना प्रस्तुत की, जिसके अनुसार यहाँ पे आप सामने देख पाएंगे व्यवहारिक रूप में राजनीति एवं तकनीकी क्षेत्र में ठोस विभाजन संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रकारवादी सिद्धांत राज्यों के मध्य विद्यमान संघर्षों के विश्लेषण में भी प्रभावी नहीं है, ठीक है। सिंपल सी बात है कि मोदी जी तो आगे आगे जाएंगे ना, आगे आगे राज्य जाएगा, उनके पीछे बहुत सारी कंपनियों के सीईओ चलेंगे जो वहाँ पे जाके अनेक सब जो है व्यापारिक समझौते करेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि राज्यों के मध्य तकनीकी सहयोग पूर्णतः है या पूर्णतः समाप्त हो गया है, संघर्ष भी है। तो इन्होंने यही कहा कि पहला तो जरूरी है क्षेत्रीय एकीकरण। ऐसा कि हम आज बड़े सिंपल स्थिति में देख सकते हैं क्षेत्रीय एकीकरण का एक सबसे बेहतर एग्जाम्पल हमें आज के डेट में यूरोपियन यूनियन दिख सकता है, हमें आसियान दिख सकता है, जहाँ पे क्षेत्रीय एकीकरण हुए और क्षेत्रीय शांति की स्थिति भी देखी गई। लेकिन क्या ये चीज़ें हमेशा हैं? क्या क्षेत्रीय संगठन हमेशा शांति का प्रतीक होता है? अगर आपका जवाब है हाँ, तो मेरा जवाब है तो फिर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सबको मिला के बना एक संगठन सार्क, तो इस क्षेत्र में भी शांति होनी चाहिए, ठीक है। तो क्षेत्रीय एवं आर्थिक एकीकरण द्वारा विश्व में सहयोग एवं शांति का निर्माण संभव तो है। इससे आर्थिक विकास होगा, क्षेत्रीय व आर्थिक एकीकरण होगा, इसके द्वारा विश्व में सहयोग और शांति का निर्माण होगा, नागरिकों का आर्थिक विकास होगा, नागरिकों का कल्याण होगा, शांति बनेगी। लेकिन क्या यह वास्तव में होगा? ये एक सोचने वाली बात है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं से अभी तक जो हमने चर्चाएं की प्रकार्यवाद पे, तो प्रकार्यवाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू होता है, 1990 के बाद इसमें परिवर्तन आते हैं। ये बेसिकली ग्लोबलाइजेशन और कोऑपरेशन की बात कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं से ये भी उतना ही सही है कि प्रकार्यवाद इन सभी को एक्सप्लेन करने में असफल रहा है, ठीक है। चलिए इस क्लास में इतना ही करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।